Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों, केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th में विक्रम सेठ द फेमस ऑथर द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी। अब ये चैप्टर एक सटायर है दोस्तों। सटायर मतलब एक तरीके का कटाक्ष अपॉन द करंट सोसाइटी। आज की सोसाइटी में किस तरीके के लोग रहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनके वांट्स हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में विक्रम सेठ ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करी है। अगर मैं विक्रम सेठ द फेमस इंडियन ऑथर के बारे में बात करूं तो ही वॉज बॉर्न ऑन 20th June 1952। Right now he stays in Kolkata and is 69 years of age. Education में he has completed his studies from Corpus Christi College, St. Michael's High School वगैरह से इन्होंने एजुकेशन करा है। Corpus Christi is like quite famous दोस्तों। एजुकेशन फ्रेटर्निटी में इसे एक अच्छा नाम दिया जाता है। And he has been nominated for National Book Critics Circle Award for Best Autobiography and he has been awarded with Padma Shri and Sahitya Academy Award। Padma Shri दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं that this person is somewhere holding a strong position। Now let us know about the theme of the chapter। Tale of Melon City basically एक सटायर, एक राजा के ऊपर, एक किंगडम के एक रूलर के ऊपर, उसके मिनिस्टर्स हैं, उसके किंगडम्स हैं, सब लोग किस तरीके से सोचते हैं, व्हाट आर देयर मेंटालिटी, किस तरीके से वो सब चीज़ें हैंडल होती है, उसको एक तरीके से ऑफुल, बहुत ही बेकार बताया गया है। अब वहाँ के लोग इसको लॉफुल कंसिडर करते हैं। लॉफुल मतलब सब कुछ लॉ के हिसाब से हो रहा है, बट हमारे ऑथर इसको बताते हैं सटायर में कि दिस इज एब्सोल्युटली ऑफुल। होता ये है कि ये राजा इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के मूड में रहता है कि एक दिन ही हैज़ टू एंड अप हिज लाइफ बाय गेटिंग हिमसेल्फ हैंग्ड। ये चीज़ें यहाँ पे होती है। मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन उनका नेक्स्ट किंग होगा, वो किस तरीके से एक नेक्स्ट किंग को अपॉइंट करते हैं, उस किंग को अपॉइंट करने में क्या स्टूपिडिटी, इडियोक्रेसी वो लोग लेकर आते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि पब्लिक जो होती है, एक कॉमन मैन होता है, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी डज ही हैव टूवर्ड्स द अथॉरिटेटिव पीपल। लोगों को अथॉरिटी चाहिए, लेकिन किस टाइप की अथॉरिटी चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सटायर है ये। सो लेट अस हैव अ लुक एट द द चैप्टर, then we'll be going ahead and discussing the key points and the themes। अब कैरेक्टर्स अगर हम देखें इसके अंदर तो सबसे पहले कैरेक्टर आता है द किंग। एक किंग होता है, वो सिर्फ एक किंग और एक इंटेलिजेंट पर्सन के समान बताया गया है कि एक बहुत ही शांति प्रिय किंग है, बहुत क्वाइट है, ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ, पब्लिक इज़ हैप्पी इन देयर लाइफ। बट एक्चुअली देखें तो उसके अंदर किंग जैसी कोई एबिलिटी है नहीं। एक राजा कौन होता है? एक किंग वो पर्सन होता है हु एक्चुअली गोज अहेड एंड टेक्स केयर ऑफ हिज किंगडम इन अ बेटर वे। ही हैज सम एस्पिरेशंस, उसके कुछ फ्यूचर के एस्पिरेशंस होते हैं किसी किंगडम को चलाने के लिए, क्या चीज़ें नेसेसरी है, क्या नेसेसिटीज़ है, वो सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती है। तो ही हैज़ टू बी अ पर्सन विथ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इंसिडेंटली यहाँ पर ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक हमको नहीं दिख रही है। सेकेंडली, यहाँ पर एक आर्किटेक्ट भी है। आर्किटेक्ट एक स्मार्ट इंसान बताया गया दोस्तों। उसने एज पर द इंस्ट्रक्शंस एक कंस्ट्रक्शन करा, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आया, ही रादर देन बिकमिंग एन एस्केप गोट, मतलब उसके सिर पे इल्ज़ाम डालने से बेटर ये रहा कि वो पर्सन एक तरीके से अपने आप को बचाने के उपाय ढूंढ पाता है। सो दैट मीन्स ही इज प्रूव्ड, whereas the king is the one who loses his life because of his idiocracy।
एक वाइज मैन बताया गया। वाइज मैन कौन बताया दोस्तों? वाइज इंसान कौन होता है? लेट्स हैव अ लुक। वाइज इंसान जो होता है वो एक ऐसे इंसान को बताया जाता है जो कि अपनी समझदारी के बूते पे चीज़ें मैनेज कर सकता है। यहाँ पे वाइज इंसान एक बहुत ही बूढ़े पर्सन को बताया गया है, जो पर्सन न ठीक से सुन पाता है, न देख पाता है, न बोल पाता है। उस पर्सन को एक वाइज मैन बताया गया है। तो आप देख रहे हैं अभी तक इन 3 कैरेक्टर्स में, किंग, आर्किटेक्ट और वाइज मैन के अंदर, वाइजेस्ट मैन एक्चुअली, यू नो, इट इज द वर्ब फॉर्म, वाइजेस्ट मैन के अंदर अभी फिलहाल मुझे तो सिर्फ सबसे होशियार ये आर्किटेक्ट ही दिख रहा है दोस्तों। बाकी के लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। देन फाइनली दे ऑल्सो हैव एन इडियट। यस, I'm correct. There's an idiot over here. This idiot is a man of low intelligence. उसके अंदर इंटेलिजेंस नाम मात्र का है। इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसको हर चीज में एक ही चीज बोलना आती है। उससे कोई भी सवाल पूछा जाता है, the reply that he gives is melon. प्रोबेबिलिटी है उसको शायद मेलन अच्छा लगता था खाने के लिए या कुछ होता था, बट ऑल ही यूज टू से वॉज मेलन। मेलन के अलावा उसे कुछ कहना नहीं आता था। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर किंग है, एक कैरेक्टर यहाँ पर एक आर्किटेक्ट है, एक वाइज मैन है, एक इडियट है। लेकिन इसमें फिलहाल जो सबसे काम का दिख रहा है वो आर्किटेक्ट दिख रहा है। बट लेट अस हैव अ लुक एट द स्टोरी अगेन। प्लॉट क्या होता है? समरी ये है कि किंग एक आर्च बिल्ड करने का ऑर्डर देता है। वो एक आर्च बिल्ड करने का ऑर्डर देता है। आर्च जैसा कि आपको दिख रहा है, एक आर्च होता है, वो बिल्ड करने का ऑर्डर देता है। इट शुड बी बिग आर्च, एवरीबडी शुड, क्योंकि उसे कहीं से ये समझ में आता है कि भैया एक ऐसा एक मॉन्यूमेंट होना चाहिए जो किंग की लेगेसी को लोगों तक पहुंचाए किंग के जाने के बाद भी। अब वो किंग की लेगेसी को पहुंचाने के लिए क्या करता है? वो किंग की लेगेसी, अपनी लेगेसी के लिए एक आर्च बिल्डअप करवाता है। अब वो आर्च जब बिल्डअप करवाता है तो व्हाट हैपेंस इज कि वो ऑर्डर देता है एक आर्किटेक्ट को, और उस आर्किटेक्ट को कहता है कि भैया मेरे ट्रायम्फ, मेरी जीत की खुशी में, मेरे किंगडम की खुशी में एक ऐसा बेहतरीन आप आर्च बिल्टअप करवाओ सो दैट एवरीबडी वुड बी नोइंग माई लेगेसी इवन व्हेन आई एम नॉट देयर। और फाइनली वो डिसाइड ये भी करता है कि एक बार वो आर्च बन जाएगा तो उसके अंडर से मैं राइड करके निकलूंगा सो दैट पीपल विल बी लुकिंग एट मी एंड दे वुड बी प्रेजिंग मी। अब इशू ये होता है कि आर्च बनता तो है, बट इंसिडेंटली दैट आर्च वॉज वेरी लो, एंड वाइल गोइंग थ्रू दैट आर्च अ डियर प्रिंसेस क्राउन, जो ताज होता है, इट गेट्स स्टक इन द आर्च एंड गिर जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो गई, एक राजा का आर्च गिर जाना, मतलब दिस इज समथिंग दैट इज, ओ माय गॉड, इज्जत की बात है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक राजा का क्राउन गिर गया उसके सिर से एक आर्च के कारण। बाप रे, ये बहुत बुरी बात हो गई। ही सडनली ऑर्डर्स ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड एवरीबडी टू गो अहेड एंड फाइंड आउट द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। जाओ उसे ढूंढ के लाओ, किसकी गलती है। अब उस पर्सन को, क्योंकि ये एक डिसग्रेस है, बेइज्जती हो गई है, वो उस पर्सन को लाके हैंग करने का हुक्म देता है। उसे सूली, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए ताकि लाइक उसे अपने कर्मों की सज़ा मिले। नाउ दिस इज रियली समथिंग दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। होता ये है, सारी तैयारियां करी जाती है, हैंगिंग कैसे करी जाएगी, सब कुछ रेडी किया जाता है। चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया जाता है। अब ये चीफ ऑफ बिल्डर्स को जब बुलाया जाता है, दैट बिकम्स वेरी वेरी कंसर्निंग, क्योंकि जो आर्किटेक्ट है दोस्तों, दैट फेलो व्हेन ही वाज समन्ड, एवरीथिंग बिगेन्स, तब चीजें हेवायर हो जाती, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। कैसे? देखिए, चीफ ऑफ बिल्डर जब आता है वो आके कहता है
सर इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, चीफ ऑफ बिल्डर्स, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। तो मिस्टेक किसकी है भैया? वो कहता है कि ये वर्कमैन जो कामगार थे ये उनकी मिस्टेक है। हमारे किंग बड़े क्वाइट है, काम है, बट ही इज लॉफुल अकॉर्डिंग टू द लॉ, हूएवर मेक्स अ मिस्टेक शैल बी हैंग्ड। होता ये है, फिर उन वर्कमैन को बुलाया जाता है। किंग ऑर्डर देता है कि नहीं नहीं, चीफ ऑफ बिल्डर को फांसी नहीं दी जाएगी, वर्कमैन को बुलाओ, उनको फांसी दी जाएगी। वर्कमैन को जब बुलाया जाता है, वर्कमैन ऑल्सो गेट बैफल्ड, दे ऑल गेट बैफल्ड। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो ब्रिक्स यूज कर रहे थे वो ब्रिक्स सही अरेंजमेंट्स की नहीं थी, they were not equally measured, they were they were not measured properly, and that's why the arch was uneven. So it's not our mistake, it's the brick mason's mistake। जो brick mason होता है, जो ईंट बनाने वाला होता है, उसकी गलती थी। हमारे किंग फिर सडनली जाते हैं, मना कर देते हैं कि भैया अब ये जो गलती है ये आर्किटेक्ट की भी नहीं है, ये वर्कर्स की नहीं है, ये मेसन्स की गलती है। मेसन्स बोलते हैं कि अब नहीं नहीं सर, ये सच में एक्चुअली गलती ना आर्किटेक्ट की है, उसने हमें ये मेजरमेंट्स दिए थे। अब भैया आर्किटेक्ट फिर फंस गया। मतलब सबसे पहले आप देख रहे हो चीफ ऑफ बिल्डर्स, चीफ ऑफ बिल्डर्स के बाद में आते हैं आपके ये वर्कर्स, वर्कमैन्स के बाद में मेसन्स, मेसन्स के बाद में आते हैं आपके ब्रिक बिल्डर्स, ब्रिक बिल्डर्स के बाद में फाइनली आर्किटेक्ट। अब गड़बड़ी हो जाती है। आर्किटेक्ट आके बोलता है किंग को, जब आर्किटेक्ट को पता चलता है दैट आई एम गोइंग टू बी किल्ड, द ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड, व्हाट ही डज इज ही सिंपली गोज अहेड एंड सेज दैट ही प्लीड्स टू द किंग एक्चुअली कि राजन ये तो आप ही के ऑर्डर्स थे, मेजरमेंट तो आपने ही मुझे आके दिए थे कि इन मेजरमेंट्स में हमको ये आर्च बिल्ड करना है, सो हु इज एट द फॉल्ट? नाउ व्हाट हैपेंस इज किंग को सब कुछ समझ में आता है दैट द बॉल इज बैक इन माय कोर्ट एंड द एक्चुअल कल्प्रिट, जो असली गुनहगार है, वो प्रोबेबिलिटी निकल रही है कि वो तो भैया मैं हूं। अब आनंद फानन में किंग को ये चीज समझ में आती है कि यार ये क्या करें, किस तरीके से हम इसको देखें और क्या करें। किंग कंसल्ट करता है एक अपने सारे मंत्रीगण, मंत्री परिषद एंड ऑल, उनके साथ में कंसल्ट करता है कि एक वाइज मैन को बुलाया जाए। उस वाइज मैन को बुलाया जाए, वो वाइज मैन डिस्कस करेगा कि किसको हैंग किया जाना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज उस वाइज मैन को बुलाया जाता है। गाइस जब उस वाइज मैन को बुलाया जाता है तो सबसे पहले उसकी एक स्थिति, जो कि मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उसकी एक स्थिति बताती है, दिखती है उसकी काया, मतलब बंदे का फिगर एकदम अलग है। ही इज totally different, he is not at all in his senses, whatever he is doing is totally different. What he does is, वो wise man जो होता है वो आता है, वो बताता है। अच्छा, wise man को चूज करने की भी एक पैरामीटर था यहाँ पे। wise man should be somebody very old, एक पर्सन जो सबसे ओल्ड होगा, he'll be the wisest. God knows where they came up with this philosophy of their own, but they literally came up with this philosophy कि दुनिया में जो सबसे बूढ़ा इंसान होगा किंगडम में, वही सबसे बुद्धिमान होगा। तो ये फिलॉसफी लेके ये लोग आते हैं और एक बूढ़े इंसान जो कि ठीक से चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसे ढूंढ के लेकर आते हैं और उसे बोलते हैं कि चलो बताओ किसको हैंग करना चाहिए। सो द वाइज मैन अगेन सेज कि जो कल्प्रिट है, जिसने क्राउन गिराया है, जिसने थ्रोन को डिसऑनर करा है, मतलब क्राउन किसने गिराया है? उस आर्च ने, तो उस आर्च को फांसी देना चाहिए। आनंद फानन में तैयारियां शुरू की जाती है कि आर्च को फांसी देने लेके जाओ, क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि इट इज नॉट दैट द लॉ इजंट वर्किंग हियर। यहां सब कुछ लॉ के हिसाब से हो रहा है, यहां सब कुछ सोचा जा रहा है कि भैया लॉ के हिसाब से हम लोग सब कुछ करेंगे। वाइजमैन ढूंढ के लेकर आए, वाइजमैन ने बोला जिसने एक्चुअली क्राउन गिराया उसको हैंग करो, तो उस आर्च को बांध के फांसी देने लेके जा रहे हैं। आप देखिए एक बिल्डिंग को, एक आर्च को, एक गेटवे को बांध के फांसी देने लेके जा रहे हैं। कुछ लोग समझदार थे वहाँ, उन्होंने राजा को कहा कि ये हो क्या रहा है, मतलब दिस इज लिटरली समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग। लेकिन
राजा को एक बात और रिमाइंड करी गई थी कि पब्लिक जो गैदर हुई है ना किंगडम की, यहाँ पे इतना बड़ा तामझाम मेला लगा है, वो किसी को फांसी पे चढ़ाने के लिए लगा था। तो आपको किसी ना किसी को तो फांसी पे चढ़ाना रहेगा। राजा बेचारे फंस गए। होता ये है कि फिर उस आर्च को फांसी पे चढ़ाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया जाता है, एक रस्सी बांधी जाती है और उस रस्सी के हिसाब से जो पर्सन एग्जैक्टली फिट बैठेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। पब्लिक को ये बड़ा अच्छा लगता है, वाह वेरी गुड, हाँ हम तो फांसी की देखने आए हैं। अगेन व्हाट हैपेंस इज, ये लोग फिर एक एक करके लोगों को वहां पे नापना शुरू करते हैं। When they start measuring them, it happens so that unfortunately a dear old quiet king, idiot king I would call him, वो किंग यहाँ पर एग्जैक्टली फिट बैठता है फांसी पे और फाइनली मिनिस्टर्स किंग को फांसी पे चढ़ा देते हैं और खुद एक बड़ी शांति की एक फीलिंग लेते हैं कि चलो यार कम से कम किसी को फांसी पे तो चढ़ाया। क्राउड चीयर अप करता है और बस यहाँ पर वो राजा की कहानी खत्म। लेकिन प्रॉब्लम आती है, लोगों ने ये सोचा था कि भैया किसी को तो फांसी देना पड़ेगी। अब सबको जब नापा गया तो हमारे प्रिय राजा को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज, नेक्स्ट डे व्हाट दे रियलाइज वाज कि भैया हमने हमारे राजा को फांसी पे चढ़ा दिया है, अब हु इज गोइंग टू लीड द कंट्री। अब अगर ये बात हुई तो ये कंट्री जो है वो कंट्री शैम्बल्स में चली जाएगी। जिस कंट्री को कोई लीड करने वाला नहीं रहता है दोस्तों, वो कंट्री शैम्बल्स में चली जाएगी। दिस इज अ फैक्ट। तो क्या होता है, इनको एक एंशिएंट तरीका था इनका राजा को ढूंढने के लिए। इनका एंशिएंट तरीका ये था कि मैसेंजर्स को गेट पे, सिटी के गेट पे भेज देते थे और ये कह के भेजते थे कि सिटी के गेट से जो पहला पर्सन निकलेगा उसको लेकर आओ। किसी भी चीज़ में जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता था ना दोस्तों, तो दिस वाज द बेसिक वे कि सिटी के गेट से कोई पहला पर्सन आपको दिखे निकलते हुए, उसको पकड़ के लेकर आओ, दैट इज इट। यहाँ भी वही चीज़ यूज़ करते हैं, सिटी के गेट से पहले पर्सन को लेकर आओ। होता ये है कि उस वक्त सिटी के गेट से an idiot was passing by. An idiot, what do you mean by an idiot? Idiot is not a slang or a bad word, it's just a term given to a person who has less intelligence. Please. So an idiot passes by and what happens is वो idiot को ये लोग पकड़ कर लेकर आते हैं। But there was one peculiar thing about this idiot. वो बंदा लाइफ में कुछ भी कहता था तो मेलन, मतलब उससे कुछ भी पूछे उसका जवाब मिलता था मेलन। तो उससे जब कुछ पूछने की बात आती, उससे जब पूछा गया हु शुड बी मेड द किंग, उसके मुंह से क्या निकला? एग्जैक्टली मेलन। उसने बोला मेलन शुड बी मेड द किंग, क्योंकि इनका कस्टम ये था कि जो बंदा पहला सिटी के गेट से निकलेगा उसे लेकर आओ, उससे हम लोग पूछेंगे किसको राजा बनाया जाए। अब उस बंदे को जब ये लोग लेकर आए, उससे पूछा गया किसको राजा बनाया जाए, उसने कह दिया मेलन। मेलन मतलब होता क्या दोस्तों? मेलन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेलन ओवर हियर, उसे राजा बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों प्रथा होती है, एक प्रथा जो टाइम से चली आ रही है, एक किंगडम उसके ऊपर टिका है, हम उस प्रथा को कैसे गलत कर सकते हैं? जब उस इडियट ने कह ही दिया है कि मेलन को किंग बनाना है तो मेलन को किंग बनाना पड़ेगा। आनंद फानन में तैयारियां शुरू होती है। व्हाट हैपेंस इज सडनली अ मेलन इज ब्रॉट, उसे थ्रोन पे बिठाया जाता है, राज गद्दी पे बिठाया जाता है और उसकी ताजपोशी भी करी जाती है। फाइनली एवरीबडी इज हैप्पी। राज गद्दी पे एक राजा बैठ गए हैं, भले ही वो मेलन है लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा है, ही इज सिटिंग आउट देयर एंड ही इज हैप्पी। पब्लिक बड़ी खुश है, मंत्रीगण बड़े खुश हैं कि हमारे राजगद्दी पे हमारे देश को रूल करने के लिए एक राजा मिल गया है। उसके सिर पे एक तरीके से हम लोगों ने एक ताजपोशी कर दी है और हमने उसको बिठा दिया है। नाउ एवरीबडी इज हैप्पी एंड पीपल आर ऑल्सो हैप्पी। अब इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊंगा। देखिए, एक किंग था जो लॉफुल एंड जेंटल होने की बात कहता था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी कम टू नो।
Second is, this king ordered the construction of an arch to motivate the people about his legacy. आर्च बन जाता है, किंग उस आर्च के नीचे से निकलता है, आर्च की हाइट कम होने के कारण उसका क्राउन गिर जाता है. दिस इज इट. गुस्सा आ जाता है किंग को, उसकी डिग्निटी की बात आ गई है. ही ऑर्डर्स द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी प्रोसिक्यूटेड. उसे हैंग करने की बात आती है. चीफ ऑफ बिल्डर चिल्लाता है कि उसकी गलती नहीं है, गलती वर्कमैन की है. वर्कमैन को भी बुलाया जाता है कि उनको फांसी दे दी जाए. वर्कमैन बोलते हैं कि उनकी गलती नहीं है, मेसन्स की गलती है जिन्होंने वो ईंटें बनाई थी. मेसन्स को बुलाया गया. मेसन्स ने कहा कि आर्किटेक्ट की गलती थी. आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है. आर्किटेक्ट वापस ये सारी चीज़ घुमा के किंग के ऊपर डाल देता है. आर्किटेक्ट किंग को कहता है that king was forgetting that he himself had made some changes. This is an important point where the king realizes that the tables have turned around me, the ball is in my court. वो कहते हैं कि मेरा जूता मेरा ही सर, वो वाली बात हो गई है. The king really gets, everybody turns to the king. Now king is scared कि भैया ये तो हैंग करने की बात आ रही है, ये क्या हो गया. किंग ऑर्डर करता है नहीं अब हमको ना किसी ओल्ड मैन से पूछना पड़ेगा, एक वाइज मैन से पूछना पड़ेगा कि किसको हैंग करें. तो एक वाइज मैन को बुलाया जाता है. ये क्यों करा गया था? क्योंकि वाइज मैन ने एक बात बोली थी कि गलती किंग की नहीं है जो उस आर्च के नीचे से निकला. चलो यहाँ थोड़ी वाइज बात करी उसने कहा गलती उसकी है जिसने क्राउन गिराया. अब गलती किसकी है? उसने बोला कि गिल्टी तो आर्च है, ये आर्च की गलती है. Now this is something that was very irrespective of anything. आर्च की गलती है. आर्च को ले जाने रखते हैं हैंगिंग के लिए. आर्च को ले जाते हैं कि एक काउंसलर ने बोल दिया था कि भैया आर्च ने तो किंग के सिर को सिर्फ रिस्पेक्टफुली टच करने की कोशिश करी थी, उसको कोई गिराने के हिसाब से टच नहीं करा था. एक और सिचुएशन हो जाती है, लेकिन किसी ना किसी को हैंग तो करना है. पब्लिक जो होती है दोस्तों उसमें बहुत ताकत होती है. एंड द किंग, द नेशन वांटेड अ हैंगिंग. अब यहाँ दिख रहा है पूरे टाइम द नेशन वांटेड अ हैंगिंग. किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही था. वो भीड़ यहाँ पे इकट्ठी क्यों हुई थी? बिकॉज दे ऑल वांटेड टू सी समबडी बीइंग हैंग्ड. वो चीज़ यहाँ पे हो रही थी. तो किंग ने बोला कि जाओ एक जो भी एक रस्सी है उसको लेकर आओ, उस लूप को हम बनाएंगे. उस लूप के अंदर जो पर्सन जिसकी हाइट उस पर मेजर हो जाएगी उस पर्सन को हम वहाँ पे हैंग कर देंगे. नाउ दिस वाज क्लियरली मेंशन्ड. बहुत सारे लोगों को लाया गया उस लूप के पास में, उनकी हाइट मेजर करी गई. एवरीबडी वॉज ब्रॉट हियर एंड देयर, फ्रॉम एवरीवेयर एवरीबडी वॉज ब्रॉट. पीपल वर ब्रॉट फ्रॉम हियर एंड देयर एंड दे वर ब्रॉट एंड फॉर वेरियस अदर मेजर्स कि चलो यार देखते हैं. लेकिन किसी की हाइट वहाँ पे मैच नहीं हो रही है. अनफॉर्चुनेटली या लकीली का है, हमारे राजा की ही हाइट उस फांसी के फंदे पे मैच होती है और राजा को फांसी चढ़ जाती है. लोग खुश हो जाते हैं, मिनिस्टर्स खुश हो जाते हैं कि हाँ किसी को फांसी मिली, हम फांसी देखने आए थे, किसी को फांसी पे चढ़ाना. फाइनली वो राजा हो या कोई भी हो, फांसी तो चढ़ गया. वाह, एवरीबडी इज काउंटिंग. तकलीफ इसके बाद में शुरू होती है. ये क्राइसिस जो शुरू होता है ना दोस्तों, वो यहाँ शुरू होता है कि अब हमारे कंट्री किंगडम का राजा कौन बनेगा. हमारे कंट्री किंगडम का राजा कौन बनेगा? जब ये लोग इस क्राइसिस के ऊपर आते हैं तब अपना एक पुराना मेजर निकाल के लाते हैं. पुराना मेजर क्या था? पुराना मेजर ये था कि भैया जो भी सिटी गेट्स के सामने से पहला पर्सन निकलेगा उससे सवाल का जवाब पूछ लो और वो जो जवाब देगा उसको हम लोग मान लेते हैं. सो व्हाट दे फाइंड इज दे फाइंड एन इडियट. एक वी कॉल हिम एक डम पर्सन मिलता है जो हर चीज़ का जवाब देता है मेलन तो कद्दू. अब वो ये जवाब देता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक मेलन को एक सिंहासन पे बिठा के किंग बना देते हैं. दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी पेक्यूलियर सी चीज़ आ रही है. पेक्यूलियर चीज़ ये है कि वी कम टू नो अबाउट वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग वॉज अ पर्सन जिसका कोई किंग जैसे वैल्यूएबल माइंडसेट नहीं था. वो अगर हम देखें तो एक ऐसा किंग था जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए किंग बना हुआ था. किंगडम में जो भी हो रहा है इट्स नथिंग ऑफ हिज काइंड. कान का बड़ा कच्चा था, जो जैसा कहता था वो वैसा करता था. 4 लोगों को फांसी देने से उसने चीज़ें टाली.
काउंसलर ने बोला आर्च की गलती नहीं है, पहले किसी ने बोला आर्च की गलती है, राजा ने आपका मुकुट गिरा दिया, आर्च को फांसी पे चढ़ाओ। ये सारी चीजें जो हो रही है, इससे ये पता चल रहा है दैट द किंग वाज नॉट हैविंग एन ऑरा ऑफ अ किंग। सेकेंडली, जो वहां के मिनिस्टर्स थे वो हर उस चीज को करने में ज्यादा आगे रहते थे जो उनका राजा बोले। थर्डली, एक वाइज मैन जो आता है, वो वाइज मैन उसकी बुद्धि के हिसाब से वाइज नहीं चुना जाता है, वो उसके एज और टेन्योर के हिसाब से वाइज चुना जाता है कि भाई जितना बूढ़ा इंसान होगा वो उतना वाइज होगा। और उसके बाद में एक इडियट, मतलब एक पासर बाय की कही सुनी सुनाई बातों से हम लोग उस चीज को निकाल के ले आते हैं कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं, क्या चीजें चल रही है। दीज आर ऑल थिंग्स दैट वर डन। आखिरी में मैं जो इसका क्रक्स बताने वाला हूं ना दोस्तों, वो ये है कि जनता, दैट इज पब्लिक, why was public so happy even after they had a king as a villain on the throne? दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा मेटाफोर दिया गया यहां पर। एक इसका अर्थ अगर हम निकालें तो ये है कि आज की डेट में भी विक्रम सेठ ने, नाउ कमिंग बैक टू द सटायर, इन द मीनवाइल यू कैन हैव अ लुक एट द वर्ड मीनिंग्स आल्सो। इसका सटायर ये बताया गया दोस्तों कि पब्लिक वांट्स समबडी टू लीड द नेशन। अब वो लीडिंग द नेशन वाला काम जो होता है वो प्रोबेबली या तो उस नेशन का एक पिक्चरिस्क लीडर दिखाने के लिए, या तो सिर्फ दिखाने के लिए हमारे पास एक लीडर है वो होता है, या तो सच में वो लीडर उस नेशन को गवर्न करे उसलिए होता है। यहां पर एक पॉलिटिकल सटायर इसलिए बताया गया है कि पब्लिक को चाहिए कोई हमारे देश को लीड करे, रिप्रेजेंटेटिव कोई होना चाहिए, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पसंद है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी पर्सनल लाइफ्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। इसलिए उनको एक मेलन तो चाहिए, एक राजा तो चाहिए था, लेकिन राजा के सिंहासन पे भले ये कद्दू एक वाटरमेलन बैठ जाए या एक मस्क मेलन बैठ जाए, एक मेलन बैठ जाए, कुछ भी बैठ जाए चलेगा, लेकिन उनको एक ऐसा किंग चाहिए जो उनकी पर्सनल लाइफ्स में कभी इंटरफेयर नहीं करे। जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने दे, राजा नाम के लिए हो जाए, वाओ अ बिग किंग, वेरी गुड, लवली, लेकिन वो किंग हमारी पर्सनल लाइफ्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो। अगर वो किंग हमारी पर्सनल लाइफ्स में इन्वॉल्व होने लग गया तो दिस बिकम्स समथिंग वेरी रॉन्ग, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। सो गाइस, दिस इज व्हाट द चैप्टर एक्चुअली ब्रिंग्स। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। दिस इज केविन सर signing off. Thank you very much my friends. Take care. Bye bye.